Good morning, student. Today we'll discuss the further. Okay. In the last lecture, we have seen some points. Let me briefly tell that points. हम लोग ने देखा था basis of charge, house property. ठीक है, क्या होता है उसको ओनर होना चाहिए, जो मतलब हाउस प्रॉपर्टी का जो बेसिक्स है सेक्शन 22 ने बताया कि हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी का ओनर वो एसएससी होना चाहिए और प्रीवियस ईयर में होना चाहिए और वो बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। ये कंडीशन हम लोग ने देखा था। फिर हम लोग ने बात किया था हाउस प्रॉपर्टी का इनकम एनुअल वैल्यू के बेसिस में डिसीजन हम लोग लेते हैं, मतलब डिस्कस किया था ना हम लोग ने कि एनुअल वैल्यू के बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम को टैक्सेबल करते हैं। तो एनुअल वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग ने देखा था कि आरएलवी या एक्चुअल रेंट दोनों में से जो ज्यादा रहेगा उसको हम लोग ने एनुअल वैल्यू माना था। एनुअल वैल्यू माना ग्रॉस एनुअल वैल्यू, समझ में? तो ये हम लोग ने देखा था। फिर रीजनेबल लेटिंग वैल्यू क्या होता है, आरएलवी क्या होता है करके हम लोग ने देखा था। आरएलवी प्रॉपर्टी भाड़े पे दे या मत दे, रेंट पे दे या नहीं दे, फिर भी हम लोग क्या करते थे, हाउस प्रॉपर्टी को आरएलवी कैलकुलेट करते थे, कंप्यूट करते थे। आरएलवी एक नोशनल फिगर है। नोशनल मतलब इमेजिनरी नहीं है, फिक्टिशियस नहीं, झूठा नहीं है। वो आके एक लॉजिकल बेसिस में हम लोग ने डिस्कस किया ना कि लॉजिकल बेसिस में डिसाइड करेंगे हम लोग। तो वो लॉजिकल बेस के लिए हम लोग ने क्या कहते थे, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट। ये 3 पॉइंट को हम लोग ने डिस्कस किया था, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट। फिर हम लोग ने देखा था आरएलवी कंप्यूट कैसे करेंगे। फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में से जो हायर है वो अपना आंसर है, उसको जो आंसर आया आंसर उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, जो लोअर है जो आंसर आएगा वो आरएलवी बन जाएगा। इसका मतलब क्या, फायर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में जो हायर है वो अपना आंसर। फिर स्टैंडर्ड रेंट और एक सेकंड दे दो, जो हायर आएगा वो हमारा आंसर है। ये हायर और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे, जो लोअर आएगा वो हमारा आरएलवी हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद क्या बोला था, स्टैंडर्ड रेंट अगर नहीं है तो ये जो आंसर आया है, अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, से एग्जांपल दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये भी नहीं आएगा। तो ये जो आंसर हायर आया है, ओके, दिस हायर आंसर इज इक्वल्स टू आरएलवी अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं है। तो है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आगे का पॉइंट तक डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, ये नीचे भी वही लिखा है, लेकिन आरएलवी आके स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये देखा था हमने। एक्चुअल रेंट क्या होता है, एक्चुअल रेंट जो ओनर ने एक्चुअली जो प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है और जो इनकम उसको मिल रहा है उसको बोलते हैं एक्चुअल रेंट। और जो रेंट उससे मिलना था, उसने जो घर यूज किया लेकिन नहीं दिया है, ठीक है, वो पैसे को हम लोग अनरियलाइज रेंट करके नाम दिए थे। और अनरियलाइज रेंट को बैड डेट भी मानते हैं, क्योंकि दिया नहीं ना, रेंट देना था लेकिन दिया नहीं, तो वो अनरियलाइज रेंट, जो रेंट मिलना था या मिल गया उसमें से अनरियलाइज रेंट को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाता था एक्चुअल रेंट। गेटिंग माय पॉइंट, ये भी हम लोग ने देख लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखा था कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब एनुअल वैल्यू दैट इज पूरा फाइनल। आरएलवी और जीए एक्चुअल रेंट जो ज्यादा रहेगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू जो ज्यादा आएगा वो आंसर। ये जो ज्यादा आया आंसर हायर जो और स्टैंडर्ड रेंट, ये दोनों में से जो लोअर आएगा वो हमारा आरएलवी। और ये जो आरएलवी आया है और एक्चुअल रेंट, ये दोनों में से जो ज्यादा आएगा, समझ में आ रहा है, ये दोनों में जो हायर रहेगा, हायर, वो हमारा जीएवी है। ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। दिस इज द ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर लास्ट लेक्चर। ओके, लास्ट लेक्चर में ये जो हम लोग ने देखा था उसका ब्रीफली एक्सप्लेनेशन है। अभी आगे बात करेंगे, बट ये जो कंप्यूटेशन है इसके बेसिस में क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो ये एनुअल वैल्यू को मैं आगे डिस्कस करूंगा, पहले एक प्रॉब्लम देख लेंगे। ठीक है, क्या दिया देखो, मिस्टर हर्ष ओन्स 5 हाउसेस एट मुंबई। हर्ष नाम का कोई बंदा है, उसके 5 घर है मुंबई में। कंप्यूट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ हाउस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो।
तो 5 घर के इंफॉर्मेशन से उस 5 घर के इंफॉर्मेशन के बेसिस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहला म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट भी दिया है और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल भी दे दिया, चारों भी दे दिया। अभी पूरा कंप्लीट फॉर्मेट बनेगा। तो देखो क्या दिया सबसे पहला हेडिंग देख लेना, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, पहला फेयर रेंट, आगे पीछे ले सकते हो फेयर रेंट या म्युनिसिपल वैल्यूएशन पहला ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फेयर रेंट आप देख लेना 1,50,000 पहला हाउस प्रॉपर्टी का, दूसरे का 2,40,000, तीसरे का 1,14,000, तीसरे का 84,000, चौथे का 80,000। होप आपको समझ में आ गया। फेयर रेंट ले लिया है। फेयर रेंट के बाद म्युनिसिपल वैल्यूएशन है क्या नहीं, 1,20,000 इधर देखो सेकंड में 1,20,000, 2,40,000, 2,40,000, 1,10,000, 1,10,000, 90, 75, 75। समझ में आ गया। अभी देखो सॉल्यूशन में फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन आ गया हायर ऑफ 1 and 2। 1 मतलब ये 1 और ये 2, पॉइंट नंबर 1 और 2, ये दोनों में से जो ज्यादा है वो पॉइंट नंबर 3 है, आंसर है। तो 1,50,000 और 1,20,000 दोनों में से ज्यादा 1,50,000। उसके बाद 2,40,000, 2,40,000 दोनों सेम है तो 2,40,000। 1,14,000 और 1,10,000 दोनों में ज्यादा 1,14,000। 84,000, 90,000 हायर 90,000 और 80,000 और 75,000 आंसर 80,000। इधर तक समझ में आ गया, हायर आ गया। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट देख लेना 1,08,000, 1,08,000। एनए इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है, तो नहीं है तो नहीं है, लिख दिया नहीं है। 1,44,000, 1,44,000 इसमें नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल, समझ में। उसके बाद 78,000, 78,000, ठीक है नहीं। अभी कंपेयर करेंगे लोअर, ओके 1,50,000 और ये 1,08,000 दोनों में से कम 1,08,000। इसमें तो है ही नहीं, डायरेक्टली जो आंसर था हायर आया था पॉइंट नंबर 3 वही आ जाएगा। 1,14,000 और 1,44,000 आंसर इज 1,14,000। लोअर बोला है क्या नहीं, हम लोग देख सकते हो लोअर बोला 3 and 4, पॉइंट नंबर 3 and पॉइंट नंबर 4 आंसर इज पॉइंट नंबर 5। ओके उसके बाद है 90,000 ही आ जाएगा क्योंकि नहीं दिया है स्टैंडर्ड रेंट। उसके बाद 80 और 78 तो कम क्या है 78। एंड लास्ट पॉइंट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 1,80,000, 1,80,000, 2,10,000, 2,10,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,08,000, 1,08,000, 72,000, 72,000। अभी हायर निकालेंगे 1,08,000 और 1,80,000 आंसर इज 1,80,000। 2,40,000, 2,10,000, 2,40,000 हायर, हायर निकालना है। एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे हायर निकालेंगे तो जो सबसे ज्यादा रहेगा हायर वो अपना आंसर रहेगा। ओके अभी देखो 1,14,000, 1,20,000, 1,20,000, 90 और 1,08,000, 1,08,000, 78 और 72, 78। समझ में आ गया। होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। ओके तो दिस वाज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कैसे कंप्यूट करेंगे उसके ऊपर बेस्ड है। ओके तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था जिसको हमको करना ही है। और क्वेश्चन में आपको 3 से 4 मार्क, मिनिमम 3 से 4 मार्क तो यही पॉइंट दिला देंगे। समझ में आ रहा है? तो अब डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स। एनुअल वैल्यू डिपेंड किस पे करता है, समझ में आ रहा है? एनुअल वैल्यू डिपेंड्स ऑन यूज ऑफ प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रॉपर्टी का यूज के ऊपर। क्या यूज है, क्या बोलना चाहते हैं वो देख लेना। अंडर सेक्शन 23 द एनुअल वैल्यू AV depends upon the use of property, that is whether the house property is let out entirely or let out but remain vacant partly or self occupied or unoccupied or is deemed to be let out। बोला प्रॉपर्टी जो है वो एनुअल वैल्यू जो है प्रॉपर्टी के यूज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यूज मतलब प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है
ठीक है, या दिया है थोड़ा प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है, थोड़ा नहीं दिया है, या प्रॉपर्टी खाली है, या प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है और थोड़ा खाली है, या प्रॉपर्टी को खुद यूज कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी को कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं। समझ में? लेकिन ये सारे पॉइंट को हमको समझना है, समझ में? तो क्या है करके एक बार देख लेंगे, ब्रीफली देख लेते। दिस इज ब्रीफली एक्सप्लेन्ड बिलो। तो क्या एक्सप्लेन किया ब्रीफली एक बार देख लेते। लेट आउट प्रॉपर्टी, एलओपी। एलओपी मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी रेंट पे दिया एक्चुअली, उसको लेट आउट प्रॉपर्टी बोलते हैं, समझ में? और वो केस में देखो क्या दिया, इन केस ऑफ ए लेट आउट प्रॉपर्टी एलओपी, एनुअल वैल्यू इज हायर ऑफ आरएलवी, एनुअल वैल्यू इज हायर ऑफ आरएलवी और एक्चुअल रेंट। तो अगर प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया, लेट आउट किया है, ठीक है, तो एनुअल वैल्यू को क्या लेंगे, आरएलवी या एक्चुअल रेंट, दोनों में जो ज्यादा है वही एनुअल वैल्यू या ग्रॉस एनुअल वैल्यू रहेगा। अभी हम लोग ने जो देखा वही है ये, समझ में? लेट आउट प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी। लिखा है इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी विच वाज वैकेंट फॉर ओके सम टाइम ड्यूरिंग द ईयर, vacant let out property, basically the annual value of okay higher, annual value is higher of RLV or actual rent, but with one exception। okay, वो exception भी देखेंगे। the annual value is taken as actual rent if the actual rent is lower than RLV, okay, due to such vacancy। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोला है कि रेंट पे घर दिया है, भाड़े पे घर दे दिया है, ओके, लेकिन वो घर क्या है, कुछ वक्त के लिए वैकेंट था, समझ में? तो क्या बोला है, एक घर भाड़े पे दिया है, से एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। से एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया है फॉर 12 मंथ्स, समझने के लिए, ठीक है, आउट ऑफ विच, एक सेकेंड, out of which house property is vacant for 2 months। मान लो हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर ₹10,000 पर मंथ। हाउस प्रॉपर्टी क्या किया है, लेट आउट किया है 10,000 पर मंथ, ओके। और आरएलवी ऐसा मान के चल रहा हूँ, आरएलवी हमारे पास आंसर है 1,10,000। आरएलवी कितना है, 1,10,000। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया 10,000 के लिए, तो साल का कितना हो गया, 12 महीने का 1,20,000, है क्या ना? लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, वैकेंट कितने पीरियड के लिए, 2 महीने के लिए, तो 2 महीने का रेंट नहीं मिलेगा, तो हम लोग को 1,20,000 नहीं मिलेगा, हमको कितना मिलेगा उसके बदले में, 1,00,000 मिलेगा। 1,00,000 कम में कितने से, 1,10,000 से। तो क्वेश्चन में मतलब क्या बोला, अगर प्रॉपर्टी वैकेंट है, वैकेंट होने की वजह से ये 1,00,000 दिख रहा है, अगर वैकेंट नहीं रहता था तो कितना बन जाता था, 1,20,000, जो कि 1,10,000 से ज्यादा है। अरे यस और नो, वैकेंट होने की वजह से आरएलवी से एक्चुअल रेंट कम है ना, जो सच में जो हम लोग ने रेंट पे दिया है, एक्चुअल रेंट 1,20,000 आना चाहिए, वो 1,00,000 आ रहा है क्योंकि 2 महीना भाड़े पे दिया है, नहीं है करके, मतलब 2 महीना खाली था करके, नहीं तो 1,10,000 से ज्यादा रहता था। इसके लिए एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल रेंट क्या है, एक्चुअल रेंट जो है वही हम लोग का ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। लुक एट द पॉइंट, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, क्या लिखा है, आराम से पढ़ते हैं अच्छे से, ओके, नो नीड टू वरी। vacant let out property, in case of let out property which was vacant for some time during the year VLOP। क्या बोला है, लेट आउट प्रॉपर्टी है लेकिन वो कुछ पीरियड के लिए क्या है,
वैकेंट है साल में। बेसिकली दी एक्चुअल एनुअल वैल्यू इज हायर ऑफ आरएलवी और एक्चुअल रेंट। वैसे देखने गया तो एनुअल वैल्यू दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो आरएलवी या एक्चुअल रेंट दोनों में जो ज्यादा है वही है, लेकिन बट विथ एक्सेप्शन, वन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है, वही मैंने अभी जो बताया क्या था, दी एनुअल वैल्यू इज टेकन एज एक्चुअल रेंट। एनुअल वैल्यू किसको लेंगे, एक्चुअल रेंट को लेंगे, जो कि 1 लाख था। इफ एक्चुअल रेंट इज लोअर देन आरएलवी ड्यू टू सच वैकेंसी, अगर एक्चुअल रेंट जो है 1 लाख आ रहा है जो कि 1,10,000 आरएलवी से कम है, उसका एक कारण क्या है, वैकेंसी। तो एनुअल वैल्यू क्या लेंगे, एक्चुअल रेंट ही लेंगे। एनुअल वैल्यू को क्या लेना है, एक्चुअल रेंट को ही एनुअल वैल्यू मानना है। समझ में आ गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, एग्जाम में काफी बार पूछा आएगा। होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। ओके, तो दिस आर द पॉइंट्स। आगे बढ़े। नेक्स्ट, वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मतलब एक प्रॉपर्टी क्या है उसके वो खुद रहता है उसमें। तो क्या बोला है, द एनुअल वैल्यू विल बी टेकन एज नील in respect of either houses the occupation of the owner for his own residence, that is a self occupied property, SOP, SOP सोप नहीं है, SOP self occupied property, or a house which cannot be occupied by owner because of his working somewhere else। तो सिंपल बात है, मान लो मेरे पास घर है, ठीक है, मेरे पास एक घर है मेरा खुद का, और वो घर मैंने भाड़े पे नहीं दिया, मैं खुद रहता हूँ, तो मुझे कोई रेंट मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो वो प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू बोल लो, जो भी है, एनुअल वैल्यू नील है। समझ में? एनुअल वैल्यू इसका नील है क्योंकि मुझे कोई इनकम मिल ही नहीं रहा है। तो मैं लॉजिकली भी सोच नहीं सकता। हाँ, अगर, और एक दूसरा पॉइंट क्या है, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलते हैं। जब मैं मेरा जो खुद का घर है मैं खुद यूज कर रहा था, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसको एसओपी बोलते हैं। मैं खुद उसमें रहता हूँ। दूसरा बोला है, मैं खुद, वो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें मैं नहीं रहता हूँ और कोई और भी नहीं रहता, मतलब मैंने भाड़े पे दिया ही नहीं, बंद रखा हूँ, और मैं कहीं और जॉब करता हूँ, इसके लिए मैं वहां चला गया हूँ, और मेरा हाउस प्रॉपर्टी क्या है, बंद है, और किसी को मैंने भाड़े पे दिया नहीं है, तो भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ही मानेंगे। गेटिंग श्योर? चलो कंटिन्यू। चलो, उसके बाद अदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एसओपी ट्रीटेड एज डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या बोला, इन सिंपल है, इन केस मोर देन वन हाउस इज यूज्ड बाय ओनर फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, he can choose only one house whose annual value is taken as nil, as explained above. The income from other self-occupied house is to be computed as if let out, that is deemed to be let out property। तो सिंपल बात है, मान लो मेरे पास 2 घर हैं, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। मान लो मेरे पास 2 घर हैं, हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, 2 घर है मेरे पास, ठीक है, दोनों में मैं रहता हूँ, इसमें भी मैं रहता हूँ, इसमें भी मैं रहता हूँ। तो इनकम टैक्स बोलता है कि दोनों घर आपके नाम पे हम लोग नहीं मानेंगे। कौन सा, तो भी एक घर को हम लोग आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और दूसरे वाले को हम लोग क्या मानेंगे, लेट आउट मानेंगे। मतलब लेट आउट मानेंगे उसको ही बोलते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट, मतलब डीम्ड मतलब मानना, मतलब उसको लेट आउट मान रहा है। तो बोला है कि जो हाउस प्रॉपर्टी 1 हो या 2 जिसका एनुअल वैल्यू ज्यादा है, ये दोनों में से जिसका भी क्या ज्यादा है, एनुअल वैल्यू हायर है, उसको एसओपी मानेंगे। उसको क्या मानेंगे, एसओपी। अदर वन को क्या मानेंगे, डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी, डीएलओपी। समझ में आ गया?
डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब दो घर है, एक हम दोनों भी हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है कि एक तुम यूज कर रहे हैं मानेंगे, दूसरे को हम ऐसा मानेंगे कि आपने उसको रेंट पे दिया है जबकि नहीं दिया है, तो उसको बोलते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। समझ गए? अरे समजलंस का? चला पुढे, पुढे मग पुढे कुठे निघा ना का बघा इथं. पाचवा, प्रॉपर्टी हेल्ड अ स्टॉक इन ट्रेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2018, मतलब 1 अप्रैल 2018 के बाद अगर कोई भी प्रॉपर्टी एज ए स्टॉक अगर आप होल्ड करते हो तो क्या बोला, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विल बी ओके चार्ज्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी where it is held by SSA as stock in trade for business also. Okay. However, the annual value of house property being held as a stock in trade would be treated as nil for the period of 2 years from the end of the financial year in which the certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority if such property is not let out during such period. बोला है कि अगर स्टॉक इन ट्रेड, अगर प्रॉपर्टी को आप स्टॉक की जरा यूज कर रहे हो, प्रॉपर्टी को आप क्या मान रहे हो, आपका स्टॉक मान रहे हो, समझ में है, और उसको आप यूज कर रहे हो, समझ में है, तो उसको हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। बाकी जैसा अभी तक हम लोग देख रहे थे वैसे उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे। लेकिन एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी को अगर आप स्टॉक इन ट्रेड मान रहे हो, कंस्ट्रक्शन अगर कोई प्रॉपर्टी बन रहा है या बन के रेडी हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है, ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, मतलब बिल्डिंग रेडी हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया कि आपका बिल्डिंग रेडी हो गया, जो भी अथॉरिटी है उनसे, तो 2 साल तक, 2 साल तक अगर आपने वो जो घर रेडी है अगर भाड़े पे नहीं दिया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे और उसका एनुअल वैल्यू को नील मानेंगे। पहला ये 1 साल था, जुना बुक अगर आप देखोगे उसमें 1 साल था, अभी बढ़ के 2 साल हो गया। 2 साल तक वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या मानेंगे, उसका ऊपर कोई भी इनकम हमको नहीं है, उसको नील इनकम मान के चलेंगे। लेकिन लेकिन क्या बोला, अगर वो प्रॉपर्टी भाड़े पे नहीं दिया है वो पीरियड में तो, लेकिन अगर आपने भाड़े पे दे दिया, बिल्डिंग जैसे रेडी हो गया और आपने भाड़े पे दे दिया तो नहीं। अरे समझा क्या, अगर बिल्डिंग को आप भाड़े पे नहीं भी देते हो, आपके पास रखते हो, डीम टू लेट आउट मानेंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं मान रहा है। क्यों? ऐसा इनकम टैक्स लॉ बोलता है भाड़े पे नहीं दिया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर इनकम नहीं है करके 2 साल तक मानेंगे, कंप्लीट होने के बाद, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद और सर्टिफिकेट मिलने के बाद, मतलब कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ये सर्टिफिकेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद। अगर भाड़े पे नहीं दिया तो इसका एनुअल वैल्यू मिल लेंगे, अगर रेंट पे दे दिया तो सवाल ही नहीं उठता, स्टॉक इन ट्रेड हो या कुछ भी हो, प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया तो उसको लेट आउट मानेंगे और उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्ज होगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस मच। ओके, आगे बढ़ते, ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ओके, लेट्स मेक ए मूव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस वाज, एग्जाम में ज़्यादा आता नहीं बट थ्योरी में आ सकता है, प्रॉब्लम में तो अभी तक कभी ज़्यादा पूछा नहीं उसके बारे में। आज नेट एनुअल वैल्यू तक डिस्कस करेंगे, नेट एनुअल वैल्यू के बाद जो डिडक्शन है वो हम लोग कल देखेंगे और आगे के प्रॉब्लम भी, मतलब आने वाले लेक्चर में। देखो क्या दिया, म्युनिसिपल टैक्सेस आर डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू ओनली इफ, एक सेकंड दे दो, तो देखो क्या लिखा, म्युनिसिपल टैक्सेस, ओके, क्या दिया, म्युनिसिपल टैक्सेस आर डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स को क्या करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से माइनस करके बताना है, समझ में? तो क्या पॉइंट है देख लेना। म्युनिसिपल टैक्स आपको क्या है पहले बता देता हूँ, आप घर पट्टी भरते हो ना, अरे भाई
हर कोई हाउस प्रॉपर्टी भरता है। हाउस टैक्स साल में एक बार आता है ना, म्युनिसिपल टैक्स उसी को बोलते हैं जो हर कोई भरता है। समझ में? घर पट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, समझ में? उसको देख लेते एक बार, क्या लिखा है। दिस टैक्सेस आर बोर्न बाय द ओनर। ये टैक्स का पेमेंट कौन करेगा? मालिक ही करेगा घर का। जो टेनेंट है वो करेगा तो नहीं चलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। इफ द ओनर अंडरटेक्स टू पे ओनली द पार्ट ऑफ म्युनिसिपल taxes, then only amount paid by him is deductible from the gross annual value. अगर म्युनिसिपल टैक्स मान लो 3,000 है, बता रहा एग्जाम्पल के लिए, और वो 3,000 में से भाड़ोतरी जो है घर में उसने समझो 2,000 दिया है, और मालिक जो है घर का उसने 1,000 डाला है और 3,000 भर दिया, तो भाड़ोतरी ने जो 2,000 दिया उसका डिडक्शन मालिक को नहीं मिलेगा। समझो मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 15,000 है। इसमें से क्या माइनस करना है? म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स 1,000 ही माइनस करेंगे, क्योंकि ओनर ने कितना पे किया? 1,000। टोटल कितना पे किया? 3,000। उसमें से 2,000 किसका? टेनेंट का है। तो ओनर ने जितना पे किया उतने का डिडक्शन मिलेगा, ऐसा बोला है। तो 14,000 पे बचेगा अमाउंट पे, आगे टैक्स बढ़ेगा। समझ में आया क्या बोला? तो वही था अपना फर्स्ट पॉइंट। क्या लिखा देखो, द म्युनिसिपल टैक्सेस आर एक्चुअली पेड बाय द ओनर। एक्चुअली पेड बाय द ओनर मतलब आउटस्टैंडिंग न रहने का। म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा डिडक्शन। आउटस्टैंडिंग रहेगा तो नहीं मिलेगा। तो जो साल में म्युनिसिपल टैक्स भरोगे वो कोई भी साल का हो, उस साल में डिडक्शन मिलेगा। द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग म्युनिसिपल टैक्सेस फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज नोन एज नेट एनुअल वैल्यू। तो क्या बोला, ये जो हम लोग देख रहे हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स जो है माइनस होने के बाद जो आंसर आया वो नेट एनुअल वैल्यू। ये क्या बन गया? नेट एनुअल वैल्यू बन जाएगा। समझ में? होप यू अंडरस्टूड। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू अभी हम लोग ने देखा, वही जो अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था वही है, कुछ और नहीं है। तो क्या देखो, डिडक्टिंग म्युनिसिपल टैक्स पेड। डिडक्टिंग म्युनिसिपल टैक्स पेड बोला है, पेएबल नहीं बोला है। मतलब आउटस्टैंडिंग रहेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा म्युनिसिपल टैक्स का। द एनुअल वैल्यू कंप्यूटेड एज अबव इज नोन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू और जीएवी। अभी हम लोग ने देखा जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट करने का, ये देखा था ना हम लोग ने, ये वाला प्रॉब्लम, बस यही है। सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम द जीएवी टैक्सेस लेविड बाय एनी लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपैलिटी। अभी देखा म्युनिसिपल टैक्स जो है इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी डिडक्टेड इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच टैक्सेस आर एक्चुअली पेड बाय द ओनर। मतलब ये जो म्युनिसिपल टैक्स है ये जो साल में जो हम लोग का प्रीवियस ईयर है, जो हम लोग का प्रीवियस ईयर है उसमें अगर भरा है तो डिडक्शन मिलेगा। मतलब पे किया तो एक्चुअली पेड बोला, पेमेंट हुआ तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। गेटिंग एक्चुअली पे हुआ तो ही मिलेगा डिडक्शन, नहीं तो नहीं मिलेगा। आगे, such deduction can be made irrespective of the previous year in which the liability to pay such taxes was incurred by the owner according to method of accounting employed by him। मतलब बोला कि डिडक्शन मिलेगा प्रीवियस ईयर में, ठीक है, लेकिन लाइबिलिटी क्या होना चाहिए? पे हो जाना चाहिए। मेथड कोई भी हो, प्रीवियस ईयर में पे किया है म्युनिसिपल टैक्स तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो देख लो नेट एनुअल वैल्यू क्या है, एक मिनट है। नेट एनुअल वैल्यू क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, ये थ्योरी पार्ट है। बोलने के जैसे तो बोलते समय आपको ऐसा लगेगा, बट जरूरी है थ्योरी भी। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, देखो क्या दिया, नो डिडक्शन। कब डिडक्शन नहीं मिलेगा? क्या बोला है? डिडक्शन, नो डिडक्शन मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगा। द टैक्सेस कैन नॉट बी डिडक्टेड टू द एक्सटेंट। टैक्स मतलब जो म्युनिसिपल टैक्स है वो डिडक्ट नहीं होगा। कब? दे आर नॉट लेविड बाय ए लोकल अथॉरिटी, टैक्सेस लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो हमारा लोकल अथॉरिटी मतलब हम लोग का जो गवर्नमेंट है, अगर उसने चार्ज नहीं किया है वो
टैक्स, तो मतलब किसने चार्ज नहीं किया, म्युनिसिपैलिटी ने टैक्स नहीं लगाया, ग्राम पंचायत या कैंटोनमेंट बोर्ड एक्सेट्रा। एग्जांपल टैक्स लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने वो या स्टेट गवर्नमेंट का जो लोकल अथॉरिटी उसने ये टैक्स लगाया नहीं है, उसने जब ये टैक्स आपसे मांगा ही नहीं है तो आप बोले कि मैंने टैक्स भर दिया। अरे जब मांगा ही नहीं तो आपने टैक्स भरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर आप नहीं भरता, उसने मांगा भी नहीं है तो डिडक्शन भी नहीं है। दे आर नॉट पेड बाय द ओनर, एग्जांपल बोन बाय द टेनेंट। अगर ये जो म्युनिसिपल टैक्स है इसका पेमेंट ओनर ने नहीं किया है जबकि भाड़ोतरी ने टेनेंट ने किया है तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। दे आर नॉट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब उसका पेमेंट पिछले साल में किया ही नहीं है। समझा क्या, आउटस्टैंडिंग है, मतलब पिछले साल में म्युनिसिपल टैक्स भरना था, भरा ही नहीं है, भरा ही नहीं है तो डिडक्शन भी नहीं है। दे आर रिलेटेड टू एसओपी हुज एनुअल वैल्यू इज टेकन एज नील। अगर खुद के घर पे खुद रहता है तो म्युनिसिपल टैक्स वो अगर भरेगा तो भी उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या बोला मैंने, सबसे पहला गवर्नमेंट ने ये टैक्स लगाया ही नहीं है तो डिडक्शन भी नहीं है। ओनर ने नहीं पे किया जबकि भाड़ोतरी ने पे किया है, डिडक्शन नहीं है। वो प्रीवियस ईयर में एक्चुअल पेमेंट नहीं किया, मतलब म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट एक्चुअली किया नहीं है, डिडक्शन नहीं। खुद के घर में खुद रहता है और वो म्युनिसिपल टैक्स भरता भी है तो भी उसको डिडक्शन नहीं, क्योंकि खुद के घर पे खुद रहेगा तो डिडक्शन नहीं है म्युनिसिपल टैक्स का। समझ में आया, श्योर, ओके। तो फॉर टुडे वी आर एंडिंग, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू फर्दर, ओके। बाय द टाइम विल सी यू सून, ओके। चलो बाय, मिलते बहुत जल्दी, डोंट मिस एनी लेक्चर, अदरवाइज यू विल बी इन मेस।